Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम 3 टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें मेरा है कल्चर मीडिया, रॉ मटेरियल्स एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिया हूँ और इसको मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि नोट्स तो यूट्यूब पे बहुत सारे प्रोवाइड है, नेट पे भी आप देख सकते हैं। तो ये कोई मैटर नहीं करता है बोर्ड भरने का। तो और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स। आप एक बार क्लास लेने के बाद वहां आप देख सकते हैं। आप प्रॉपर वे में समझ लीजिएगा तो आप खुद से नोट्स बना सकते हैं। इसलिए नोट्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना चाहिए। तो आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए और फिर यहाँ पे समझिए। एक बार आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले ही लीजिए। मैं लास्ट में बताऊंगा स्क्रीनशॉट का क्या इंपॉर्टेंस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कल्चर मीडिया, रॉ मटेरियल्स एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स में हम पहला टॉपिक कवर करते हैं रॉ मटेरियल्स। यहाँ वर्ड को पकड़िए, रॉ मटेरियल्स यानी कि इसका सबसे पहले हमें डिफिनीशन पार्ट को देखना है। इसके डिफिनीशंस को अगर बोला जाए कि रॉ मटेरियल्स को डिफाइन कीजिए, तो आप सिंपली डिफाइन कीजिएगा दोज मटेरियल्स विच सप्लाई प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि बैक्टीरिया को जब हम कल्चर करते हैं तो उस समय वह सारे मटेरियल्स जो कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करे वो रॉ मटेरियल्स में आते हैं। और जैसे कि मान लीजिए ब्रेड ले रहे हैं, तो ब्रेड है, कार्बोहाइड्रेट सप्लाई कर रहा है, तो ब्रेड मेरा क्या हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया। मिल्क हो गया, मिल्क मेरा प्रोटीन सप्लाई करेगा, तो मिल्क क्या हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया। अब देखते हैं रॉ मटेरियल्स में वो कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं। पहला पॉइंट है जैसे कि वाटर आता है, पेप्टॉन्स, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, मीट एक्सट्रैक्ट एंड अगार। अब इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं कि वाटर, तो रॉ मटेरियल्स में वाटर का जो फंक्शंस होता है, बेसिकली वो वेकल्स प्रोवाइड होता है। वाटर वेकल्स प्रोवाइड करता है कल्चर मीडिया को। और वाटर में जितने भी इंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस होते हैं वह सारे वाटर के प्रेजेंस में ही होते हैं। अप्रॉक्स 70 to 80% वाटर, 70 to 80% वाटर रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये था मेरे वाटर्स, ये था वाटर्स के बारे में। अब पेप्टॉन्स के बारे में, तो सबसे पहले पेप्टॉन्स होता क्या है, तो पेप्टॉन्स होता है ये अनडाइजेस्टेड प्रोटीन। पेप्टॉन्स का मीनिंग होता है अनडाइजेस्टेड प्रोटीन। आप जब डाइजेशन पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा प्रोटीन है, प्रोटीज वर्क करता है, पेप्टॉन्स में टूटता है, लास्ट में फाइनली एमिनो एसिड जो कि सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन होता है। तो ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन होता है उसको हम पेप्टॉन बोलते हैं। अब कल्चर मीडिया में हम पेप्टॉन्स का सप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि यह मेन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन होता है और पेप्टॉन्स होता है वह एमिनो एसिड्स का सप्लाई करता है, जो कि ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होता है। पेप्टॉन्स है। अब देखते हैं यीस्ट एक्सट्रैक्ट के बारे में। तो यीस्ट एक्सट्रैक्ट जो होता है यह फाउंड, यह मिलता है हमें बेकर यीस्ट से। यानी कि बेकरी में जो यीस्ट होते हैं या सैक्रोमाइसिस जो होते हैं यीस्ट फंजाई, उससे यीस्ट एक्सट्रैक्ट होता है। मेनली यह सप्लाई करता है विटामिन को, बी ग्रुप वाले विटामिन को मेनली ये सप्लाई करता है। कार्बोहाइड्रेट्स को भी सप्लाई करता है, एमिनो एसिड्स को भी ये सप्लाई करता है। अब मीट एक्सट्रैक्ट के बारे में देखते हैं। मीट एक्सट्रैक्ट जो है वह एक्सट्रैक्ट होता है फ्रेश लीन मीट से, ये एक्सट्रैक्ट होता है। तो ये सप्लाई करता है मेनली न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये सब मीट एक्सट्रैक्ट में ये सप्लाई करता है। अब अगार के बारे में देखते हैं। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगार। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसमें किसी को हम अनइम्पोर्टेंट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अगार के बारे में हमें थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज लेना है। तो अगार होता क्या है, अगार जो ये वर्ड है, यह अगार एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम सीवीड। रोडोफाइटा क्लास का जो अलगी होता है ग्रुप के, उसी से अगार का एक्सट्रैक्शन होता है। और अगार जो है वह कल्चर मीडिया को सॉलिडिफाई करता है, यानी ये सॉलिडिफाई एजेंट्स होता है
अगार अगार। और अगार अगार जो होता है वह इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यह नो न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसका कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता है। कल्चर मीडिया में इसका कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता है, यानी कि यह कोई न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं करता है, जैसे एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब कोई सप्लाई नहीं करता, बस ये सॉलिडिफाइंग एजेंट का वर्क करता है। और इसका एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगार अगार में कोई बैक्टीरियल ग्रोथ का इस पे असर नहीं करता, यानी कि एंटी माइक्रोबियल एक्शंस होता है, यानी एंटी माइक्रोबियल एक्शंस होता है, इस पे कोई माइक्रोबैक्टीरिया का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्शन नहीं होता है। तो ये मेरा सिंपली था ये टॉपिक रॉ मटेरियल्स के बारे में, डिफिनेशन पार्ट था, रॉ मटेरियल्स था, ये रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं ये हम कंक्लूड किए हैं। आप नोट्स में देखिएगा, प्रॉपर वे में मैं लैंग्वेज में लिख दिया हूँ, आप समझ गए होंगे तो खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ज्यादा नहीं, 1-2 पॉइंट ही है इसमें। अब चलते हैं, नेक्स्ट मेरा टॉपिक है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे एक वर्ड है न्यूट्रिशनल। मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग वर्ड आता है, मैं आपसे पूछूं कि न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है। हल्का बेसिक सा डिफरेंस है, बट हम लोग ध्यान नहीं देते हैं क्या न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिशन है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं इस पे। तो न्यूट्रिएंट्स वह होता है, वो सारे एलिमेंट ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो होते हैं, जो कि हमारे सेल्स के प्रॉपर ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं, वह होते हैं न्यूट्रिएंट्स। और जैसे कि एग्जांपल में हम ले लें तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ये सब मेरे न्यूट्रिएंट्स हो गए। अब एक वर्ड और आता है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन मींस क्या होता है, बेसिक सा डिफरेंस है, ध्यान से सुनिएगा। न्यूट्रिएंट्स अभी मैं बताया और न्यूट्रिशन को बताने जा रहा हूं। तो न्यूट्रिशन वो सारे प्रोसेस जिसके द्वारा सेल्स, हमारे जो सेल्स हैं बॉडी के, वह न्यूट्रिएंट्स को सिंपलेस्ट यूनिट में यानी अपने यूजेबल फॉर्म में लाते हैं, वो तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। यानी कि आप एग्जांपल से समझिए, जैसे कि प्रोटीन हो गया, इसको थोड़ा सा इसको रब कर देना, जैसे कि प्रोटीन्स हो गया, तो मेरा प्रोटीन्स क्या हुआ, प्रोटीन्स जो हुआ वह न्यूट्रिएंट्स हो गया। और इसका जैसे कि प्रोटीन्स है, ये पेप्टॉन्स में टूटता है, और सिंपलेस्ट यूनिट एमिनो एसिड में, इसका सिंपलेस्ट यूनिट है प्रोटीन का एमिनो एसिड होता है। तो हमारे सेल्स जो है वह प्रोटीन को यूज नहीं करते हैं, एमिनो एसिड यानी सिंपलेस्ट यूनिट को यूज करते हैं। तो प्रोटीन से एमिनो एसिड बनने में जो भी प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। यानी कि प्रोटीन तो न्यूट्रिएंट्स है, और न्यूट्रिएंट्स को यूजेबल फॉर्म में, सेल्स यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए जो भी प्रोसेस होता है उसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्लियर है? अब चलते हैं, बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे 3 कैटेगरी में कैटेगराइज्ड किया गया है। सबसे पहले सोर्स ऑफ एनर्जी के बेसिस पे, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, सोर्स ऑफ कार्बन के बेसिस पे। सोर्स ऑफ एनर्जी के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है फोटोट्रॉफ्स, कीमोट्रॉफ्स। फोटोट्रॉफ्स वह होते हैं जो अपना एनर्जी सनलाइट के प्रेजेंस में यानी सनलाइट से लेते हैं। कीमोट्रॉफ्स वह होते हैं जो कि अपना एनर्जी केमिकल सब्सटेंस से लेते हैं, यानी बॉन्ड के टूटने जुड़ने उससे अपना एनर्जी लेते हैं। अब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे उसको कैटेगराइज करते हैं कि लिथोट्रॉफ्स होता है और ऑर्गेनोट्रॉफ्स होता है। तो ये लिथोट्रॉफ्स क्या होता है, ऑर्गेनोट्रॉफ्स क्या होता है? लिथोट्रॉफ्स होता है कि वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक मटेरियल से वह अपना रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स इलेक्ट्रॉन डोनर में यूज करते हैं, वह होते हैं लिथोट्रॉफ्स। और वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि रिड्यूस्ड ऑर्गेनिक मटेरियल को इलेक्ट्रॉन डोनर में यूज करते हैं, वह होते हैं ऑर्गेनोट्रॉफ्स। याद रखने का तरीका हो गया, जैसे कि लिथोट्रॉफ्स में आई है तो रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करते हैं, ऑर्गेनोट्रॉफ्स में रिड्यूस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करते हैं एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर। अब चलते हैं, सोर्स ऑफ कार्बन के बेसिस पे 2 कैटेगराइज किया जाता है, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। अब यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स में वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डायरेक्टली कार्बन को यूज करते हैं, मैं एक वर्ड बोला हूं डायरेक्टली, यानी कि वह डायरेक्टली कार्बन को यूज करते हैं
अपने सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, तो वह हुए ऑटोट्रॉफ्स। और जो कि डायरेक्टली कार्बन को ना यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ कार्बन, वह होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे कि वह ऑर्गेनिक जो कि डायरेक्टली कार्बन को यूज कर लिए सोर्स ऑफ एनर्जी में, वह हो गए ऑटोट्रॉफ्स। जैसे मैं आपको डायरेक्टली कार्बन दे दिया, और कार्बन देने का दो तरीका, एक तो डायरेक्टली मैं आपको कार्बन एलिमेंट प्रोवाइड कर दूं या CO2 प्रोवाइड कर दूं, इसमें भी कार्बन है। कार्बन आप यहां से भी ले सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे मैं डायरेक्टली कार्बन प्रोवाइड किया हूं, ये ऑटोट्रॉफ्स में, यानी कि जो डायरेक्टली यूज किए वो ऑटोट्रॉफ्स, और जो कि इनडायरेक्टली यूज यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से यूज करते हैं वह होते हैं CH3, ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाएगा, वह होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। ये सिंपल सा था न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट में। अब इसमें नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन का क्या मेन रोल होता है आप सबको पता है, न्यूक्लिक एसिड में मेन रोल और प्रोटीन में मेन रोल ये प्ले करता है, जो कि मेजर कंपोनेंट्स होता है। सल्फर का क्या होता है, ये एमिनो एसिड के सिंथेसिस में नीडेड, यानी ये जरूरत होता है एमिनो एसिड्स के सिंथेसिस में। अब फास्फोरस का क्या यूज होता है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स में एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। ग्रोथ फैक्टर करने का मीनिंग है विटामिन से, यानी कि माइन्यूट क्वांटिटी में ग्रोथ फैक्टर्स हैं, माइन्यूट क्वांटिटी में विटामिन भी रिक्वायरमेंट होते हैं उनके प्रॉपर ग्रोथ के लिए। तो ये मेरा था न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स। अब न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स के बाद हम चलते हैं लास्ट टॉपिक पे, कल्चर मीडिया। यहाँ पे आपका वर्ड क्लियर होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक डिफरेंस भी बताऊंगा, लास्ट में एक एग्जांपल बताऊंगा जिससे आपको टोटल याद आ जाएगा। अगर कुछ नहीं ध्यान में रह रहा है तो भी वो लास्ट में मैं बताऊंगा, अभी नहीं। तो चलिए कल्चर मीडिया, यहाँ पे वर्ड से क्लियर, मीडिया मीन्स मीडियम यानी माध्यम, कल्चर मीन्स कल्चर आप वर्ड याद रख सकते हैं कल्टीवेशन से, यानी कि तो इसको डिफिनीशन अगर डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो वैसा मीडियम जो कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, उसे बोलते हैं हम कल्चर मीडियम। अब आपको मैं रॉ मटेरियल्स में भी डिफिनीशन लगभग सेम बताया, वहां पे मैं बोला हूं कि दोज मटेरियल्स विच सप्लाई द प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मैं यहां बोल रहा हूं कि दोज मीडिया विच प्रोवाइड द प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे मटेरियल था, यहाँ पे मीडिया था। मैं एक एग्जांपल से आपको समझा दूंगा लास्ट में। तो चलिए ये कल्चर मीडिया का यहाँ पे डिफाइन हो गया, नोट्स में प्रोवाइड रहेगा, आप एक बार थोड़ी रीड कर लीजिएगा। अब कल्चर मीडिया को 3 बेसिस पे हम उसको डिवाइड करते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, दूसरा केमिकल कंपोजिशन, और तीसरा बेसिस ऑफ फंक्शंस टाइप, यानी बैक्टीरिया का क्या फंक्शंस रोल है, क्या फंक्शंस कर रहे हैं, क्या फंक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं ये कल्चर मीडिया, उसके बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले फिजिकल स्टेट से सबके जो है लिक्विड होता है, सॉलिड और सेमी सॉलिड होता है। तो लिक्विड मीडिया में मैं 1-2 पॉइंट्स सब में बताते जा रहा हूं, वही मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, कोई बड़ी बात इसमें नहीं। लिक्विड मीडिया कल्चर मीडिया यूज करते हैं जो कि हमको एक्सटेंसिव लार्ज क्वांटिटी में जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करना रहता है तो लिक्विड मीडिया का यूज करते हैं। इसमें अगार अप्रोक्सीमेट ना के बराबर यूज होता है, नहीं यूज होता है लिक्विड मीडिया में। तो ये लिक्विड मीडिया था। सॉलिड मीडिया में अगार यूज होता है अप्रोक्स 2% के अप्रोक्स में अगार यूज होता है, नहीं सॉरी 17% के अप्रोक्स में यूज होता है, जो कि सॉलिडिफाई एजेंट होता है और सॉलिडिफाई करता है सॉलिड मीडिया को सॉलिडिफाई करता है कल्चर मीडिया को। अब सेमी सॉलिड मटेरियल्स जो है सेमी सॉलिड मटेरियल है जिसमें अगर माइन्यूट क्वांटिटी में यानी कि 2% के अप्रॉक्स में यूज होता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे उसको क्लासिफाई करते हैं सिंपल और वेसल मीडिया, यानी कि मीडिया का जो कल्चर मीडिया हम ले रहे हैं उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो उसमें सिंपल और वेसल मीडिया में हम सिंपली उसका कंपोजिशन जैसे कि पेप्टॉन्स हुआ, वाटर्स हुआ, सिंपली यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्स और नॉन सिंथेटिक मीडिया, यानी कि वैसे कल्चर मीडिया जिसमें हम कॉम्प्लेक्स मटेरियल को यूज करते हैं, जैसे कि पेप्टॉन्स हम यूज किए तो पेप्टॉन्स हम जैसे कि मीट हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया, मिल्क से केसिन प्रोटीन हो गया, फेवरिन प्रोटीन हो गया, इन सब का मिक्सचर हम यूज कर रहे हैं। ऑनडाइजेशन मिक्सचर यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स मीडिया हो गया, नॉन सिंथेटिक मीडिया हो गया।
सिंथेटिक और डिफाइंड मीडिया में होता है कि इसमें ये सिंथेटिक और डिफाइंड मीडिया यानी कि इसमें हम एकदम एग्जैक्ट क्वांटिटी में प्रोवाइड करते हैं हम न्यूट्रिएंट्स को। जैसे कि अगर मान लीजिए हम कॉम्प्लेक्स मीडिया में प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें हम जैसे कि हमको प्रोटीन सप्लाई करना है तो मीट का एक्सट्रैक्ट हुआ, सबको क्रॉस किए और दे दिए। तो कॉम्प्लेक्स मेरा उसमें मेरा एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं है कि हाँ 2% है या 3% है तो भी चलेगा, 4% है तो भी चलेगा। लेकिन सिंथेटिक मीडिया है उसमें मेरा एकदम एग्जैक्ट है कि हाँ इतना ही सप्लाई करना है। सारे न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट एकदम एग्जैक्ट होता है, प्योरली होता है। और यह मीडिया जो सिंथेटिक मीडिया है वह यूज किया जाता है वायरस के ट्रांसपोर्टेशन में, रिसर्च में ये कल्चर मीडिया, सिंथेटिक कल्चर मीडिया को यूज किया जाता है। अब लास्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस ऑफ टाइप में, इसमें हमें कोई इंडिकेटर मीडिया है पढ़ना है बट मैं बता दे रहा हूं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस टाइप यानी कि कल्चर मीडिया वो किस टाइप के फंक्शंस कर रहे हैं। तो एक इंडिकेटर मीडिया यानी कि उस वैसे कल्चर मीडिया जिसमें हम इंडिकेटर का यूज करते हैं जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ के अनुसार वो कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको इंडिकेटर मीडिया बोलते हैं। इनरिच्ड और इनरिचमेंट मीडिया जो होता है, इनरिच्ड मीडिया मेरा सॉलिड होता है, इनरिचमेंट मीडिया मेरा लिक्विड होता है। इसमें प्रॉपर सप्लाई इनरिचमेंट मीडिया में होता है और इसमें सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है इनरिचमेंट मीडिया। ये सब जैसे कि इसमें आ गया मेरा वो, इसमें आ गया हाँ सॉरी जहां से उतर गया था। इनरिचमेंट मीडिया में जैसे मेरा ब्लड का सैंपल आ गया, मिल्क का सैंपल आ गया, और इसमें इनरिचमेंट मीडिया में मेरा अदर सैंपल आ जाता है। सिलेक्टिव मीडिया होता है कि जो सिलेक्टिव मीडिया है, सिलेक्टिव मीडिया में हम सिलेक्टेड क्वांटिटी में यूज करते हैं, वह यानी कि प्रॉपर सिलेक्टेड माइक्रोबैक्टीरियल की ग्रोथ के लिए हम जो मीडिया को यूज करते हैं वो सिलेक्टेड मीडिया हो गया। तो ये सब था। इसमें मेन मेरा है इंडिकेटर मीडिया हुआ। तो सिलेक्टिव मीडिया हो गया मेरा, इनरिचमेंट मीडिया हो गया, इंडिकेटर मीडिया हो गया। यहाँ पे हम लोग का कल्चर मीडिया का कॉन्सेप्ट एंड हुआ। एक आता है डिफरेंशियल मीडिया। इसमें जो है डिफरेंशियल मीडिया में हम लोग एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं और इसमें हम इनहिबिटर का यूज करते हैं, जैसे कि जो अदर ऑर्गेनिज्म जिसको हम जैसे क्लोराम्फेनिकल हुआ, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट ऑर्गेनिज्म है, उनको हमें नई ग्रोथ में चाहिए तो वो हम ऐड कर देते हैं, तो डिफरेंशियल मीडिया में आ जाता है। तो अब चलिए मैं एक एग्जांपल से तीनों को कंक्लूड करने जा रहा हूं। जैसे कि आप ध्यान रखिए कि एक आप पॉट ले लिए, उसमें आपको एक पेड़ को, पौधे को कल्टीवेशन करना है। आप इसमें क्या डाले, सॉइल डाले, सॉइल के बाद वाटर डाले, वाटर के बाद जो भी अदर न्यूट्रिएंट्स हुआ, खाद हुआ यानी मिट्टी, पानी और खाद डाले इस प्लांट के कल्टीवेशन में। तो ये जो आपका पानी हो गया, मिट्टी हो गया और जो खाद यानी फर्टिलाइजर्स हो गया, ये तीनों है वह है रॉ मटेरियल। याद करने का तरीका, वह मेरा हो गया रॉ मटेरियल्स। और यह जैसे कि सॉइल हो गया, यह नाइट्रोजन सप्लाई करेगा, फर्टिलाइजर हो गया, फर्टिलाइजर नाइट्रोजन सप्लाई करेगा, अदर मटेरियल सप्लाई करेगा, कुछ विटामिन सप्लाई करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन सॉइल्स में भी होते हैं, फॉस्फेट, फास्फोरस सप्लाई करेगा, सल्फर सप्लाई करेगा, ये सब चीज सप्लाई करेगा। तो और वाटर सप्लाई करेगा। तो ये जो भी सप्लायर है जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ग्रोथ फैक्टर्स, ये जो हो गए प्लांट को जो सप्लाई कर रहे हैं, वह तीनों हो गए मेरे न्यूट्रिएंट्स, और उसकी रिक्वायरमेंट, इसको न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट हम टर्म देते हैं। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल क्लियर है और फिर ये न्यूट्रिएंट्स क्लियर है। अब आता है कल्चर मीडिया। अब देखिए इस तीनों को मिलाकर यानी कि सॉइल हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, वाटर हो गया, इस तीनों को मिलाकर एक मीडियम प्रोवाइड हो रहा है, यानी इस पौधे को एक मीडियम मिल रहा है। आपसे मैं पूछूं ये कैसा मीडियम है, तो ना ही लिक्विड मीडिया है, ना ही सॉलिड मीडिया, यानी सेमी सॉलिड मीडिया हो गया। तो ये एक कल्चर मीडिया हो गया जिसमें कल्टीवेशन कर रहे हैं हम पेड़ का। तो यहाँ पे आप इसको बस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, वैसे ही आप अपने माइंड से रिप्लेस कर सकते हैं इसको, और फिर यहाँ पे पेट्री डिश ले लिए और सेम कॉन्सेप्ट लगाकर आप समझ सकते हैं कल्चर मीडिया को, रॉ मटेरियल्स को एंड न्यूट्रिशंस को। तो बस आप ये एक पॉइंट याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा तो आपका तीनों क्लियर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मैं नोट्स भी प्रॉपर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहां से आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रोथ फैक्टर्स को देखेंगे, ग्रोथ कर्व्स को देखेंगे।
थैंक यू।